Hello students, welcome on Nimbus Learning powered by Engineers Academy. Myself Ranjit Kumar. आइए सर, कौन कौन आ गया भाई? जो लोग आ गए हैं उन सभी को मेरी तरफ से वेरी गुड इवनिंग. अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. कौन कौन आ गया भाई? कौन कौन आ गया है? आ गए भाई सब लोग? एक आदमी सिर्फ आया है. हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जो भी एक आदमी अभी आया है, एक यूजर, क्या वो मुझे सुन पा रहा है? हेलो, सुन रहे हैं आप मुझे? भी कोई नहीं आया भाई. आइए, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. ठीक है, अपन ने 118 कर लिया था. 119 आगे भाई लाइन पे सब लोग. गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. कौन कौन है भाई ऑनलाइन? हाय हेलो कुछ तो बोलो. डिम्पल, नीरज, रोहित, जितेंद्र, गौतम, हेलो, नवीन. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग. आइए, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कल जो क्वेश्चन हमने छोड़ा था उसके आगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119, क्वेश्चन नंबर 119. नवीन, क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर. और लोग कहाँ हैं भाई? सब सो गए क्या? कौन कौन अभी प्रेजेंट है? अपनी उपस्थिति तो दर्ज करो. डिम्पल, वेरी गुड इवनिंग सर. और कौन है भाई? अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करें. कौन कौन है अभी ऑनलाइन? एक आदमी और है, नवीन. इन्फॉर्म कर दिया टेलीग्राम पर. अच्छा, क्यों इन्फॉर्म करना पड़ता है उन लोगों को? पता नहीं है कि क्लास चलती है 6 बजे से? 6 बजे से तुम लोगों को ऑनलाइन रहना चाहिए. 6:10 के बाद क्लास स्टार्ट हो जाती है. तो हमेशा लाइन पे रहना चाहिए कब स्टार्ट हो जाए. मतलब इन्फॉर्म करना पड़ता है पढ़ने के लिए. चलिए शुरू करें क्लास. बोलो, क्लास शुरू करें जी. चलिए, डिम्पल, 119 का आंसर दो. क्वेश्चन नंबर 119 का, क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर. क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर मधुसूदन दत्त. नील दर्पण के लेखक मधुसूदन दत्त थे. हैं? नवीन, इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार, मैंने ऐसे ही पीछे की क्लास में एक बार इस क्वेश्चन को पूछ रखा है और इसका आंसर भी बताया है. तो फिर गलती कैसे हो रही है? हैं? डिम्पल, इसका आंसर क्या है? राइट आंसर है दीन बंधु मित्र. नील दर्पण के लेखक हैं दीन बंधु मित्र साहब. ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है. ठीक है, तो इसलिए ध्यान रहे कि नील दर्पण जो पुस्तक है ये स्वतंत्रता काल के दौरान लिखा गया था और इसे दीन बंधु मित्र ने लिखा था. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी का गठन किया गया था. कहां पर किया गया था जी गदर पार्टी का? तो मैंने आपको बताया था कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी. कहां पर? सैन फ्रांसिस्को में. ठीक है, सैन फ्रांसिस्को. सैन फ्रांसिस्को कहा है जी? यूएसए, अमेरिका में है. तो राइट आंसर इज बी. तो गदर पार्टी लाला हरदयाल. ठीक है, और
सोहन सिंह बकना, इन दोनों ने मिलकर गदर पार्टी की स्थापना करी थी सैन फ्रांसिस्को में, और सैन फ्रांसिस्को यूएसए में है, अमेरिका में। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 121। 121 कहता है, निम्न में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट की भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया? कौन सी घटना थी जी जिसने जिसने ब्रिटिश एम्पायर को यह मजबूर कर दिया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म करके उस पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल स्टैब्लिश होना चाहिए? बताइए, 121 का आंसर बताओ। सबने ए बताया है, सबने ए बताया है, लेकिन ये आंसर गलत है डिंपल। नवीन, ये आंसर गलत है, आंसर गलत है। मैं बार बार कहता हूं कि तुम लोग को थोड़ा सा सोच समझ के, आराम से पढ़ के, सोच के, और तब आंसर दो। कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई पहले बताने की होड़ नहीं है। बिल्कुल सोच समझ के राइट आंसर देना है, ताकि दिमाग से वो फितूर जो जल्दी जल्दी में अपन लोग गलती करते हैं ना एग्जाम में, वो गलतियां यहाँ पर रिपीट नहीं करनी, मतलब यहाँ पर उसका करेक्शन करना है। ऐसे ही अपन एग्जाम में करते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ के, यही चीजें। तो ये इन्हीं का प्रैक्टिस अपन कर रहे हैं कि उन चीजों को खत्म करना है। तो मैं रोज की क्लास में कह रहा हूँ, हड़बड़ी नहीं है, आराम से क्वेश्चन पढ़ो, 2 बार पढ़ो, और फिर उनके ऑप्शंस देखो, और सोच के तब आंसर दो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, सिपाही विद्रोह। अब ये कैसे सिपाही विद्रोह है? तो ये कह रहा है कि किस घटना के बाद इंग्लैंड के किंग ने कहा कि भाई अब इंडिया पर ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश क्राउन का कंट्रोल होना चाहिए। तो प्लासी के युद्ध के बाद तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर पॉलिटिकल कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक ट्रेडिंग कंपनी थी, व्यापारिक कंपनी थी, उसका पॉलिटिकल कंट्रोल हुआ। बक्सर के युद्ध के बाद इनका फुल कंट्रोल हो गया, मतलब अब भारत में कोई नहीं था जो इनको इनको चेक एंड बैलेंस कर सके। कर्नाटक के युद्ध के बाद आप देखेंगे कि और इनको साउथ इंडिया में अपॉर्चुनिटी मिली अंग्रेजों को, किसकी? तो वहां पर पॉलिटिकल इंटरफेयर करने की। और जो सिपाही विद्रोह है कब का? 1857। इसको हम सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। 1857 की क्रांति के कई सारे नाम हैं, जिसमें एक नाम सिपाही विद्रोह भी है। तो सिपाही विद्रोह के बाद ही तो आप देखेंगे महारानी एलिजाबेथ आती है 1858 में, और उसी समय ये घोषणा करती है कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूरी तरह से समाप्त करके और भारत पर अब ब्रिटिश क्राउन का शासन होगा। और आप देखेंगे बीओडी बीओसी खत्म कर दिया जाता है, गवर्नर जनरल का पोस्ट समाप्त कर दिया जाता है, और उसकी जगह वायस राय का पद क्रिएट किया जाता है, और उसके साथ 15 सदस्यीय एक इंडिया काउंसिल बनाया जाता है, भारत परिषद, जो वायस राय को कोऑपरेट करेगी टू रन दी गवर्नमेंट। 15 सदस्यीय एक भारत परिषद इंडिया काउंसिल के नाम से। ठीक है, तो इसी के बाद, इस सिपाही विद्रोह के बाद भारत पर ब्रिटिश क्राउन का कंट्रोल स्टैब्लिश हो गया। कब? 1858 से। ठीक है, इज दैट क्लियर और नॉट? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? गुड इवनिंग जितेंद्र, हो गया क्लियर? अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा, जल्दी में भटकना नहीं है, आराम से आंसर देना है। थोड़ा देरी होगा, लेकिन राइट आंसर देना है, रॉन्ग नहीं देना है। मुझे पता है तुम लोग आराम से आंसर दे सकते हो, तो हड़बड़ी नहीं करनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 का आंसर दीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय वॉइस राय कौन था? क्विट इंडिया मूवमेंट के समय वॉइस राय कौन था जी? बताइए जल्दी, एकदम आराम से सोच के आंसर देना है, ना कोई जल्दी है ना हड़बड़ी है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा जी? लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो थे उस समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ये आंदोलन कब हुआ था जी? तो ये हुआ था 1942 में। तो इनका टाइम पीरियड लॉर्ड लिनलिथगो का 1942 था। तो इस समय भारत के गवर्नर जनरल वायस राय लॉर्ड लिनलिथगो थे। बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि
या पदवी किसने दी थी? किसने मदन मोहन मालवीय को महामना कहा था जी? बताइए, आंसर दीजिए इसका। किसने कहा था? बाबा ने। ये बाबा है अपने, इन्होंने कहा था। किसने? महात्मा गांधी ने मदन मोहन मालवीय को महामना कहा था। प्रकांड विद्वान थे ये। और इसमें आप देखेंगे गांधी जी इनकी पर्सनालिटी और इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इनको महामना की उपाधि पदवी प्रदान करी थी। तो राइट आंसर इज बी, महात्मा गांधी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर बताइए। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर दो नवीन। वेरी गुड, सभी लोगों के राइट आंसर है देवेंद्र नाथ टैगोर। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, ठीक है। और इन्होंने ही तत्वबोधिनी समाज की स्थापना करी थी 1839 ईस्वी में, ठीक है। तो राइट आंसर इज डी। वेरी गुड, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 125। 125 क्या कह रहा है जी? तो निम्नलिखित में से किस एक आश्रम की स्थापना गांधी जी के द्वारा नहीं की गई थी? बताइए, गांधी जी के द्वारा कौन से आश्रम की स्थापना नहीं की गई थी? बताता हूं नीरज। ये लोगों को यूनाइट करने और वहां के और बंगाल के लोगों के उत्थान के लिए तो ये तत्वबोधिनी सभा की स्थापना और लोगों ज्ञान देना उनको, ठीक है। उनको मतलब उनको यूनाइट करना, इसके लिए तत्वबोध ये 124 का आंसर गलत। फिर सोचते हो तुम लोग नहीं। राइट आंसर है डी। अरे गांधी जी ने गांधी आश्रम कोई बनाया था क्या? नहीं। टॉलस्टॉय बनाया था, फोनिक्स बनाया था, सेवाग्राम भी बनाया था, लेकिन अपने नाम से गांधी आश्रम थोड़ी बनाया था। फिर हड़बड़ा जाते हो तुम लोग। आराम से सोच समझ के। हाँ बिल्कुल नीरज, देवेंद्र रविंद्र टैगोर के भाई थे क्या? भाई थे, बड़े भाई उनके, ठीक है। तो ये गांधी आश्रम इज राइट आंसर, क्योंकि महात्मा गांधी ने अपने नाम से गांधी आश्रम नहीं बनाया था। इन्होंने बस ये 3 आश्रम तो बनाए थे, बट ये गांधी आश्रम नहीं बनाया था। तो राइट आंसर इज डी, ठीक है। बढ़ते हैं 126 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 126। गांधी के दांडी मार्च का संबंध किससे है जी? दांडी मार्च किसके लिए किया था गांधी जी ने? बताओ भाई, इनमें से किसका संबंध है दांडी मार्च से? 125 का। अब 125 पे ही लटके हो तुम, राम परवेश। 126 का बताइए। 126 का आंसर जल्दी। नवीन, गौतम कहाँ है भाई? और रोहित, नीरज। राइट आंसर इज सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आपको मालूम होगा खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। ये तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों ने तुर्की पर कंट्रोल कर लिया था, इसके लिए हुआ था। उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। ये 3 मूवमेंट्स, खिलाफत, उसके बाद रॉलेक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग, इससे परेशान होकर गांधी जी ने एक ऑर्गेनाइज आंदोलन छोड़ा। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, ये 1942 में हुआ। और ये आंदोलन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में हुआ, जब आप देखेंगे एक तरफ ब्रिटेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हारने की स्थिति में, तो गांधी जी ने कहा सही मौका है अंग्रेजों को यहाँ से, और जबरदस्ती सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों ने भारतीयों को झोंक दिया। तो गांधी जी ने कहा कि करो या मरो, या तो कर जाएंगे या मर जाएंगे। और फिर भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन इज रिलेटेड टू दांडी मार्च। गांधी जी ने दांडी मार्च किया था नमक पर कर हटाने के लिए, और इसी दांडी मार्च करके नमक कानून तोड़ा, और नमक कानून तोड़ने के साथ ही सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की शुरुआत कर दी, ठीक है। 1930 में क्या था? तो विनय के साथ आज्ञा की अवहेलना करनी थी। मतलब मान लो मैं अंग्रेजों का चपरासी हूँ, पियून हूँ, ये ड्राइवर हूँ। अब अंग्रेज ने कहा कि 1 गिलास पानी लाओ, तो मैं निवेदन के साथ क्या कहूंगा? सॉरी सर, मैं नहीं ला सकता। घर में ड्राइवर, गाड़ी निकालो, तो हंस के कह रहा है सॉरी सर मैं गाड़ी नहीं निकाल सकता। ऑफिस में
जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वो हंस के और मुस्कुरा के उनके आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं, मतलब सिविल डिसओबीडियंट कर रहे हैं। तो हंस के और मुस्कुरा के अगर वो मना करता है तो उसके अगेंस्ट आप कुछ कर नहीं पाएंगे, क्या मारेंगे? आप मुस्कुरा के अगर मना कर रहा है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो एक दूसरा ट्रायल था गांधी जी का असहयोग आंदोलन के बाद। ठीक है, शौकत अली खिलाफत, बिल्कुल, अली बंधु नवीन थे। तो यहां पर सविनय अवज्ञा आंदोलन इज रिलेटेड टू नमक सत्याग्रह। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 127 का आंसर दीजिए जी। 127 का, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने किया था? बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट किसने किया था भाई? परमानेंट सेटलमेंट किसने किया था? बताओ जल्दी। राइट आंसर इज ए। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया गया था। ठीक है, मैंने बताया था कि इसमें 90% अंग्रेजों को देना है और उसके ऊपर जितना कलेक्ट करना है आप करो और अंग्रेजों को जमींदारों के पास रखे, और अगर नहीं पे करेंगे तो आपकी जमींदारी नीलाम हो जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए अब यहां पर आप एक सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग मुझे, जो मैं अब आपसे पूछने जा रहा हूं। भारत में सबसे पहला सूती मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? भारत में सबसे पहला कॉटन मिल कहां कहां स्टैब्लिश किया गया था जी? पहले मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका आंसर दो। भारत में पहला कॉटन मिल कहां पर स्टैब्लिश किया गया था? आंसर दीजिए। गांधीनगर में। नवीन रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर नवीन, रॉन्ग आंसर। भारत में सबसे पहला सूती कपड़ा मिल कहां स्थापित किया गया था? ये आंसर तुम लोग को पता है और ये एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, मैं बता दूं तुम लोग को, एक दो बार नहीं, कई बार पूछा है। ठीक है, तो एक बार सोच के बताइए। कलकत्ता भी नहीं है नवीन। डिंपल कहां गई? जितेंद्र बताओ भाई। मैं बताता हूं, देखिए ये ध्यान रखना, सबसे पहला कपड़ा मिल बनाया गया था बंबई में बॉस। सबसे फर्स्ट कॉटन मिल था बंबई का। ठीक है, सबसे पहला कॉटन मिल था बंबई का। ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने को। उसके बाद फिर आप देखेंगे गुजरात वगैरह में इसकी स्थापना की गई। चलिए अब ये एक तो क्वेश्चन हो गया। यहां पर अस्थाई बंदोबस्त की हमने बात करी, परमानेंट सेटलमेंट की। अब मैंने तुम लोग को बताया था कि इसके साथ साथ दो और सेटलमेंट भारत में शुरू हुए थे एग्रीमेंट, जो लगान वसूली के लिए, जिसमें एक का नाम था रैयतवाड़ी और एक का नाम था महालवाड़ी। ठीक है, नाम सुना है आपने? रैयतवाड़ी और महालवाड़ी सुना है ना जी? जिसमें मैंने कहा जो ये अस्थाई बंदोबस्त था, ये एग्रीमेंट जमींदारों के साथ किया गया कि वो लगान वसूल के और 90% अंग्रेजों को पे करेंगे। महाल का मतलब होता है किसान और वाड़ी का मतलब गांव या समूह, मतलब किसानों के समूह के साथ ये एग्रीमेंट किया गया साउथ इंडिया में। रैयत का मतलब भी किसान होता है और वाड़ी का मतलब गांव या समूह, तो यहां भी किसानों के समूह के साथ किया गया। अब जो ये रैयतवाड़ी प्रथा थी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ये किन एरियाज में लगाया गया था? ठीक है, किन एरियाज में लगाया गया था बताओ। रैयतवाड़ी जो सिस्टम है ये भारत के किन प्रांतों में लागू किया गया था? बताइए आंसर। रैयतवाड़ी सिस्टम भारत के किन क्षेत्रों में लागू किया गया था? किन क्षेत्र का मतलब किन प्रांतों में, कौन से प्रोविंसेस में? विच प्रोविंसेस? प्रोविंसेस का नाम पूछ रहा है कि कौन किस प्रोविंसेस में ये रैयतवाड़ी सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया था। अरे नहीं नवीन, नवीन तुम जो बता रहे हो ये है अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट की। मैं पूछ रहा हूं रैयतवाड़ी की। तुम परमानेंट सेटलमेंट बता रहे हो, मैं रैयतवाड़ी की पूछ रहा हूं। चलो आंसर बता देता हूं, ये था मद्रास और बॉम्बे। ये दो प्रांतों में रैयतवाड़ी सिस्टम लगाया गया था। ध्यान रखिएगा, जो अस्थाई बंदोबस्त है ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और नॉर्दर्न मद्रास में लगाया गया था। लेकिन रैयतवाड़ी जो है वो मद्रास, कंप्लीट मद्रास और बॉम्बे के क्षेत्रों में रैयत, वहां के किसानों के साथ एग्रीमेंट किया गया था कि आपको इतना लगान पे करना है, नहीं पे करोगी तो तुम सभी की जमीनें नीलाम कर दी जाएंगी। ठीक है, क्लियर हुआ?
अरे क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ या ना बोलोगे? क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ सबका? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 128। 128 का आंसर दीजिए जी। 128 का आंसर दीजिए। 128 का आंसर दीजिए। महालवाड़ी बाकी बाकी रीजन्स में, बाकी रीजन्स में महालवाड़ी मतलब साउथ इन तमिलनाडु में, केरल में, ठीक है, उधर सिंध प्रांत में, उधर की तरफ लगे थे, ठीक है। चलिए बताइए 128 का आंसर बताओ। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी थी? सरदार की पदवी किसने दी थी भाई? वल्लभ भाई पटेल को। ए, एक तो बारदोली की महिलाओं ने कहा, और दूसरा कहा था गांधी जी ने कि भाई तू सरदार लगता है, जो अपनी बात कहता है उसको मनवाता है, अपनी बात बहुत मजबूती के साथ रखता है। तो आप देखेंगे इसमें गांधी जी के द्वारा ये पदवी दी गई थी सरदार की, ठीक है। तो 128 का राइट आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट 129। 129 का आंसर दीजिए। भारतीय सिविल सेवा निम्नलिखित में से किसके समय में शुरू हुई थी? इंडियन सिविल सर्विसेज की शुरुआत किसके टाइम पीरियड में हुई थी? नाम बताइए उसका। कौन? विच गवर्नर जनरल हु स्टार्टेड इंडियन सिविल सर्विसेज ड्यूरिंग हिज टेन्योर? कौन सा है जी? कौन सा है जिसने भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत करी थी? राइट आंसर इज सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। मैंने तुम लोग को बताया भी है, और ये भी बताया था मैंने कि इसको फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज कहा जाता है, मतलब भारतीय नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है, ठीक है। इसी ने थाना व्यवस्था की शुरुआत की, पुलिस स्टेशन की, दारोगा को इंचार्ज बनाया, ठीक है, और कलेक्टर को जिले के समस्त अधिकार दे दिए, ठीक है। तो ये फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज कहा जाता है कॉर्नवालिस को, ठीक है। तो राइट आंसर इज सी। चलिए अब यहां पर एक और कॉम्प्लीमेंट्री सवाल आप मुझे बताइए। ये सवाल बताना है आपको कि भारत का पहला भारतीय बैंक कौन सा था और वो कब स्टैब्लिश हुआ था? बताइए। भारत का पहला भारतीय बैंक कौन सा था और वह कब स्टैब्लिश किया गया था? बताइए। और उसका टाइम और किस गवर्नर जनरल के काल में इसकी स्थापना हुई? जो बताएगा उसको मेरी तरफ से ट्रॉफी मिलेगा, मतलब इनाम। बताओ भाई, रिप्लाई करो। इंपीरियल क्या लिख रहे हो? इंपीरियल लाल। नवीन क्या लिख रहे हो मेरे लाल? बताओ। टिम्पल, नवीन, जितेंद्र, राम प्रवेश, बताओ। 7 लोग यार आंसर नहीं दे रहे हैं, सिर्फ 3-4 लोग ही आंसर दे रहे हैं। देखो इधर, मैं इसका आंसर बताता हूं। आंसर नहीं पता? बताऊं मैं? बताऊं कि तुम लोग सोच रहे हो अभी? बताऊं मैं? यस और नो रिप्लाई करो भाई। नहीं मेरे लाल, नीरज, नहीं मेरे लाल। सर जी बताइए। देखिए इधर, देखो मेरी तरफ, मेरी आंखों में देखो सब लोग, देखो। ये कंफ्यूजन मत करिए नीरज, तुम्हारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। देखिए 1770 में भारत में एक बैंक स्टैब्लिश हुआ जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। ये पहला यूरोपियन मॉडल बेस्ड बैंक था बॉस, जो भारत में स्थापित किया गया। यूरोपियन मॉडल का मतलब ये है कि जैसे आज की व्यवस्था है बैंक्स की, जिसमें एक प्रेमाइसेस लिया, मैनेजर, कैशियर, पियोन, सब अलग अलग चेंबर बने हैं, और वहां से लेन देन होता है। क्योंकि हमारे देश में ऐसी बैंकिंग व्यवस्था नहीं थी। हमारे देश में 2 ही लोग बैंकिंग व्यवस्था पर काम करते थे, एक तो सेठ साहूकार और दूसरे लैंडलॉर्ड्स, जमींदार। इन्हीं के घर में एक आप देखेंगे मुंशी होता था, लाल किताब रखता, कॉपी रखता था, और उसी में एक कमरे में बैठ के सारा हिसाब किताब लोगों का करता था। अपने यहाँ इस तरह की बैंकिंग व्यवस्था नहीं। तो पहली बार 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, तो ये पहला यूरोपियन मॉडल बेस्ड बैंक था, ये ध्यान रखिएगा। अब आप देखेंगे 1881 में एक बैंक स्टैब्लिश हुआ, उसका नाम था अवध कमर्शियल बैंक। अवध कमर्शियल बैंक, ठीक है।
ये पहला भारतीय बैंक था बॉस, पहला। और 1881 में पहला भारतीय बैंक, क्यों? क्योंकि इसमें पहली बार ज्वाइंट वेंचर पर, मतलब संयुक्त उपक्रम के तौर पर दो लोग, एक अंग्रेज और कुछ इंडियंस ने मिलकर इस बैंक को स्टैब्लिश किया 1881 में। इसलिए इसको पहला भारतीय बैंक कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें भारतीयों का भी शेयर था। और ये टाइम था 1881। 1881 किस गवर्नर जनरल, वायसराय का टाइम था जी, गवर्नर जनरल का, तो वायसराय कह सकते हैं। तो वो टाइम था रिपन का, आप लोगों को याद होगा तो। और इसके बाद एक और क्वेश्चन बैंक से पूछता है कि कंप्लीट फर्स्ट इंडियन बैंक कौन सा था? कंप्लीट फर्स्ट इंडियन बैंक, ठीक है, तो उसका नाम है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। इसका टाइम है 1894। समझ में आ रही बात? इसमें, इस पीएनबी में, पंजाब नेशनल बैंक में 1% भी शेयर किसी और का नहीं था, पूरा का पूरा शेयर भारतीयों का था, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ये चारों फैक्ट्स। क्लियर हुआ जी? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सबको क्लियर? अब कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा? मैं, यस और नो? कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना भाई? अब बोलो भाई। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये हो गया नौजवान सभा। बताइए, क्वेश्चन नंबर 130, क्वेश्चन नंबर 130 का आंसर दीजिए। नौजवान सभा की स्थापना किसने करी थी? हु वॉज द फाउंडर ऑफ नौजवान सभा? बोलिए। नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी जी? बताओ। हु वॉज द फाउंडर ऑफ, देखिए, सरदार भगत सिंह। आपको मालूम होगा कि भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना करी थी। मोटिव ये था कि जितने यूथ नौजवान हैं उन सबको यूनाइट करना और अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देना और अपना हक छीनना। तो पहली बार आप देखेंगे भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना करी थी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 131, क्वेश्चन नंबर 131, क्वेश्चन नंबर 131 कह रहा है 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए, 131 का आंसर बताइए, किसके द्वारा? कौन सा अंग्रेज था जिसके द्वारा नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की गई थी, जिसमें सारे प्रिंसेस को का एक ग्रुप बनाया गया था, ठीक है। तो राइट आंसर इज 131 का है ये, ड्यूक ऑफ कन्नॉट। कन्नॉट के द्वारा एक ऐसा चेंबर बनाया गया जिसमें सारे प्रिंसली स्टेट के राजाओं को जोड़ा गया। क्यों जी? तो इसका मोटिव ये था कि अगर कोई भी बात होगी तो हम इस ग्रुप में शामिल सभी प्रिंसली स्टेट के राजाओं से एक साथ टॉक कर सकेंगे और उनको हम रिलैक्सेशन या उनको कन्विंस कर सकेंगे। तो ड्यूक ऑफ कन्नॉट ने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना करी थी 1921 में, जिसको नरेंद्र मंडल भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 132, क्वेश्चन नंबर 132 का आंसर दीजिए। 1876 में कलकत्ता में डैश द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर दीजिए, बताओ, बताओ भाई। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी? ये तुम लोग को पता है आंसर? क्या हुआ भाई, सब लोग सो गए? डिम्पल, नवीन, 132 का, वेरी गुड। राइट आंसर इज आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, इन दोनों ने मिलकर 1876 में किसकी, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कर दी। इसको कांग्रेस का पूर्वगामी भी कहा जाता है, मतलब पहली कोई संस्था जो ऑर्गेनाइज वे में आप रिवोल्ट करने के लिए या आंदोलन चलाने के लिए एक संस्था की स्थापना करी थी। बाद में कांग्रेस में इसको मर्ज कर दिया गया। तो 132 का राइट आंसर बी, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ये दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना करी थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 133,
133 कह रहा है कि ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए डैश यूनाइटेड किंगडम के 7 सांसद सदस्य का एक समूह तैयार किया गया था। भारत में नया एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने के लिए अंग्रेजों की एक 7 सदस्यीय टीम बनाई गई थी। उस कमीशन का नाम क्या था? सब लोग इसका आंसर दे सकते हैं। 133 का राइट आंसर है साइमन कमीशन। आप लोगों को मालूम होगा 1927 में 1927 में एक कमीशन फॉर्म किया गया सांसदों का, जिसका नाम था साइमन कमीशन, भारत में संवैधानिक सुधार या पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए, जिसमें 7 सदस्य थे और ये सभी के सभी अंग्रेज थे, जिसका भारतीयों ने बाइकआउट किया और कहा कि अगर भारत में आप कोई संवैधानिक सुधार करना चाहते हैं तो भारत का सदस्य भी उसमें शामिल होना चाहिए, जिसको अंग्रेजों ने रिफ्यूज कर दिया। और फाइनली 1928 में जब ये भारत आया तो इसका विरोध किया और ये फाइनली वापिस लौट गया। चलिए बढ़ते हैं। 10 सिख गुरुओं में से 5वें कौन थे? 10 सिखों में 10 गुरु हुए जी, ठीक है, 10 गुरु हुए, ठीक है। 10वें थे गुरु गोविंद सिंह। तो इनमें 5वां कौन था जी? 5 नंबर के गुरु कौन थे सिखों के? बताओ, बताओ जल्दी आंसर दो। 5वें गुरु कौन थे? नवीन, डिम्पल, राइट आंसर इज सी, गुरु अर्जुन देव। ये 5th नंबर के थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 5th नंबर के थे। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 135। 135 135 पहला एंग्लो बर्मा युद्ध डैश की संधि के साथ समाप्त हुआ? पहला अंग्रेज बर्मा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था जी? तो ये संधि हुई थी, इसका नाम था यांडूब की संधि, ठीक है। यांडूब की संधि हुई थी, ये ध्यान रखना। थ्योरी पढ़ाएंगे ना सर, क्यों? क्वेश्चन होने के बाद जो इंपॉर्टेंट है नवीन वो मैं बताऊंगा, पूरी थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा। कुछ चीजें हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको मैं लिखवाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है, जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही बात? सारे के सारे नहीं, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं नोट डाउन कराऊंगा, ठीक है। यांडूब की संधि हुई थी और इस यांडूब की संधि के साथ ही आप देखेंगे पहला अंग्रेज बर्मा युद्ध समाप्त हुआ था, तो ये ध्यान में रखेंगे। साल भाई की संधि अंग्रेज और मराठों के बीच हुई थी। पुरंदर की संधि भी शिवाजी और औरंगजेब के बीच हुई थी। और तितालिया की संधि ऐसे ही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136, महात्मा गांधी ने वर्ष डैश में नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था? कब किया था जी? नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन गांधी जी ने कब किया था? इसका गठन आप देखेंगे गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में किया था। इसका राइट आंसर है डी, 1894 में गांधी जी ने नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी। एक छोटा संगठन बनाया था जिसके माध्यम से जो प्रवासी भारतीय हैं उनको यूनाइट करके और रंग भेद के खिलाफ या उनके खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसके खिलाफ लड़ने का। तो इसकी स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा 1894 ईस्वी में की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना डैश में अंग्रेजी सरकार को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से की गई थी? कब की गई थी बताओ? इसका आंसर बताओ। मैंने बता रखा है तुम लोगों को और इसका आंसर तुम लोगों को पता है बखूबी। बताइए इसका आंसर, इसका आंसर बताइए जी। 137 का आंसर बताइए, बताओ जल्दी। कोटला स्टेडियम में, बिल्कुल नवीन। 1928 में फिरोज शाह कोटला में आप देखेंगे चंद्रशेखर आजाद ने इसकी स्थापना करी थी। पहले 1924 में इसकी स्थापना हो चुकी थी। उस समय इसका नाम था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। लेकिन ये 1925 में जब सोशलिज्म भारत में आया तो इससे प्रभावित हुए और फिर 1928 में कोटला के मैदान फिरोज शाह कोटला में इन्होंने HSRA कर लिया। मतलब समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होकर इन्होंने समाजवादी शब्द जोड़ दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में, ठीक है। चलिए
बिल्कुल, भगत सिंह भी इसके पार्ट थे शुरू में, और उसके बाद ये बाद में भी रहे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब तो अरुण जेटली शायद हो गए, बिल्कुल, फिरोज शाह कोटला का नाम बदल दिया गया है, अब हो गया उसका नाम अरुण जेटली, क्योंकि वो डीडीसीए के कभी चेयरमैन रह चुके हैं, तो उनके सम्मान में अब उसका नाम बदल दिया गया है, अब अरुण जेटली के नाम पर हो गया है फिरोज शाह कोटला का नाम। ठीक है, चलिए अब एक सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दीजिएगा। अंग्रेजों के शासन काल में भारत में सबसे ज्यादा अफीम का उत्पादन कहाँ होता था, या अफीम के लिए फेमस स्टेट कौन था जहां पर मास लेवल पर अफीम का प्रोडक्शन होता था? बताओ भाई आंसर। अफीम प्रोडक्शन का सबसे फेमस स्टेट कौन था ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ इंग्लिश? अंग्रेजों के काल में अफीम का सबसे ज्यादा उत्पादन और या सबसे प्रसिद्ध उत्पादन कहाँ होता था? अच्छा, नीरज, जम्मू एंड कश्मीर में अफीम का उत्पादन होता था? हैं? दो मैं निर्मा सरफ से तुमको। बताओ मैं अफीम का, मैं तब तक पानी पी रहा हूं, आंसर बताना। बिहार। सबसे ज्यादा बिहार में होता था भाई साहब, क्योंकि आप देखेंगे कि बिहार में उस समय बंगाल का हिस्सा बिहार में वाला जो एरिया है, यहाँ पर काफी फर्टाइल लैंड था, और यहाँ पर सबसे ज्यादा अफीम का उत्पादन होता था। तो ये ध्यान रखना कि अंग्रेजों के टेन्योर में सबसे ज्यादा अफीम का प्रोडक्शन बिहार में होता था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 139। 139 का आंसर दो भाई। रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में डैश को राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया? किस डेट को अपमान दिवस के रूप में मनाया गया भाई? बताइए आंसर। 139 का आंसर बताइए। 138 रह गया, एक मिनट। अच्छा हाँ, हो वेरी गुड। चलिए बताओ 138 बता दो। 138 बताओ, 138 का बताओ। अभी बात की हमने, अभी बात करी थी, इसका राइट आंसर इज बी। 1920 में खिलाफत आंदोलन डैश के साथ हुए अन्याय के विरुद्ध में। तुर्की का जो खलीफा था वो विश्व के मुसलमानों का धार्मिक गुरु था, और उस खलीफा को उन्होंने एबोलिश कर, उस पद को ही एबोलिश कर दिया। तो इससे पूरे विश्व के मुसलमान रुष्ट हुए, और उन्होंने खलीफा के सम्मान में अपने अपने देश में आंदोलन चलाया। ऐसे ही भारत में एक आंदोलन चलाया गया खलीफा के सम्मान में, खिलाफत। ठीक है, कि उन्होंने कहा कि नहीं, दोबारा से हमारा खलीफा पद पर होना चाहिए, हमारी श्रद्धा और सम्मान है उसके प्रति। तो भारत के मुसलमानों ने ये आंदोलन चलाया। तो कहाँ का खलीफा था? तुर्की का। तो राइट आंसर इज बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 139। रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में डैश को राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया? कब मनाया गया जी? बताइए, 139 का आंसर बताइए। 139, 139 का राइट आंसर क्या है? 139 का राइट आंसर है ए। ए है इसका राइट आंसर। क्यों जी? 6 अप्रैल 1919 को आप देखेंगे राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में क्रांतिकारियों ने घोषित किया। क्यों? क्योंकि रॉलेट एक्ट था काला कानून, और आप जानते हैं कि पंजाब के दो लीडर थे, सैफुद्दीन किचलू, और एक और का नाम क्या था जी? अम, सैफुद्दीन किचलू के साथ थे, नाम देखो याद नहीं आ रहा है। दो लोग थे, हाँ, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, बिल्कुल। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू ने इसके खिलाफ, इसके विरुद्ध पैदल यात्रा की, तो उनको भी पकड़ के अरेस्ट करके जेल डाल दिया गया। तो 6 अप्रैल 1919 को ये अपमान दिवस मनाया गया, और 13 तारीख को कांडी कर दिया उन लोगों ने। 13 तारीख को बैसाखी हुआ, 13 अप्रैल 1919 को, और उसमें जलियांवाला बाग में सब एकत्रित हुए, और फिर उसके बाद उन्होंने गोलियां चलवा दी। तो राइट आंसर इज ए। ठीक है, राइट आंसर इज ए। 139 का राइट आंसर क्या है? ए है। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140 कह रहा है कि किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया तथा भारत के साथ व्यापार के शोषण के लिए शामिल किया गया था? बताओ। 140 का। ये थोड़ा आईक्यू वाला क्वेश्चन है, इसका तुम लोगों को आंसर पता है, लेकिन आईक्यू लगाओगे तो आंसर दे दोगे। आईक्यू अगर अप्लाई करोगे तो आंसर दे दोगे। राइट आंसर इज डी। अब देखो घुमा दिया इस क्वेश्चन को। घुमाने का मतलब ये है कि ये कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर पॉलिटिकल कंट्रोल का विस्तार, मतलब भारत के साथ व्यापार कब आरंभ किया और इन दोनों देशों को जोड़ दिया ट्रेड के थ्रू। ठीक है, तो राइट आंसर डी। आप जानते हैं कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ व्यापार शुरू किया और भारत में अपनी पहली भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी थी। ठीक है, तो राइट आंसर इज डी। रोहित कहाँ थे भाई तुम? रोहित 1 घंटे बाद आ रहे हो, कहाँ थे तुम? क्या स्थिति है तुम्हारी कि 1 घंटे बाद आते हो तुम? रोहित मेरे सवाल का जवाब दो। 1 घंटे बाद क्यों आ रहे हो? सर आज सच में नींद आ गई थी। ओहो, कल बारिश परसों कर दी थी, आज नींद आ गई। मतलब क्लास छोड़ के, यही होता है क्लास में, तुम घर पे पढ़ने का यही मजा होता है कि घर पे पढ़ो तो नींद से सो जाओ और नींद खुलती है तो फिर अपन जग जाते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 141। भारत में सिपाही विद्रोह डैश से शुरू हुआ था। कहां से शुरू हुआ था जी सिपाही विद्रोह? जल्दी रिप्लाई करो मुझे। सिपाही विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? सिपाही विद्रोह राइट आंसर इज ए, मेरठ से। 10 मई 1857 को सिपा 23वीं एनआई इन्फेंट्री के जो सैनिक है उन्होंने जेल तोड़ के कूच कर दिया दिल्ली की तरफ। ठीक है, तो मेरठ से शुरू हुआ, दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर को उन्होंने जगाया और कहा कि हम आपके नेतृत्व में लड़ाई लड़ना चाहते हैं, आप हमें लीड कीजिए, और इसके साथ शुरू हुआ। तो राइट आंसर इज ए। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 142। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? बताओ भाई, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन राइट आंसर इज 30, 1930। और 1930 है इसका राइट आंसर। 30 में शुरू हुआ था, ठीक है, और 31 तक तीनों ही खत्म। 31 में 2 हुए थे, तो राइट आंसर इज सी, 1930। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 143। 143 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर बी, सैयद अहमद खां। इसके पहले इसका नाम था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, 1876 में इसकी स्थापना हुई थी। बाद में इसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्थापित बना दिया गया। इसका अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को बदल के सर, जिसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। और यही सर सैयद अहमद थे जिन्होंने हिंदू मुसलमानों के लिए कहा था कि हिंदू और मुसलमान एक ही नदी के 2 किनारे हैं। ठीक है, जैसे नदी के किनारे से नहीं कि नदी नहीं बन सकती, वैसे ही भारत में हिंदू और मुस्लिम एक ही नदी के 2 किनारे हैं। और बाद में इनका स्टेटमेंट बदल गया। क्या? तो इन्होंने कहा जैसे नदी के 2 किनारे आपस में कभी मिल नहीं सकते, वैसे ही हिंदू और मुसलमानों के हित कभी आपस में मिल नहीं सकते। ठीक है, ये भी 2 राष्ट्र की संकल्पना पर विश्वास करते थे। और बाद में इन्होंने पाकिस्तान की नींव रखने और पाकिस्तान निर्माण में सर सैयद अहमद खां का महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, तो आज की क्लास अपन यही खत्म करते हैं। क्यों? क्योंकि आरएसएम एसएसबी पेपर हुआ था 26 तारीख को, और आज उस टेस्ट पेपर का एनालिसिस है अभी। तो उस एनालिसिस में अगर आप आना चाहते हैं यूट्यूब पर तो आप आ जाइएगा। आरएसएम एसएसबी का जो राजस्थान जीके वाले है पेपर, राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का, उसके एक्सप्लेनेशन अभी क्लास है उसकी। तो आज अपन लोग इस क्लास को यही खत्म करते हैं। कल अपन लोग फिर मिलेंगे और पूरी क्लास करेंगे। ठीक है, तो किसने किसने टेस्ट दिया था जी आरएसएम एसएसबी का? किसी ने दिया है? दिया है तुम लोगों में से किसी ने? नहीं दिया है। नहीं दिया है तो फिर भी यूट्यूब पे देख लेना, अगर उससे फायदा हो सके।
जो लोग राजस्थान के हैं उनके लिए तो फायदेमंद है, जिन्होंने फॉर्म भरा था। नहीं भरा होगा पिछले साल वाला, हाँ बिल्कुल, जो पिछला फॉर्म भरा था वही वाला। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।